ये था हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रही थी। हमने क्या नोटिस किया था कि रेजिस्टेंस offered resistance in case of AC supply is greater than offered resistance in case of DC supply, which is equal to 1.5 times of। ओके, इधर देखते हैं। अगर हम आ गए थे स्किन इफेक्ट पे, स्किन इफेक्ट पे क्या होता है? इट इज़ टेंडेंसी ऑफ AC करंट टू बी कंसंट्रेटेड ओनली ऑन स्किन या फिर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था कि क्यों होता है स्किन इफेक्ट। क्या ये बात हमें क्लियर हो गई थी यार? क्यों होता है ये समझ में आ गया था। उसके बाद हमने स्टार्ट करा था एक टर्म जिसका नाम था स्किन डेप्थ। तो इस चीज़ को एक बार फिर से समझते हैं यहाँ पे चीज़ों को कि मान लीजिए पूरा कंडक्टर, तो उसके बाद हमने क्या देखा था कि आउटर पे करंट डेंसिटी या फिर करंट डेंसिटी जे मैक्सिमम, और जैसे जैसे जा रहा है वो घट रहा है। तो घटने का नेचर कैसा है? एक्सपोनेंशियली। तो हमने इसके लिए दो एक स्टेटमेंट लिख लिए थे। क्या? जे इज इक्वल टू जे मैक्सिमम ई के पावर माइनस एक्स बाई डेल्टा, या फिर आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम ई के पावर माइनस एक्स बाई डेल्टा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, ये चीज़ थी। खैर, अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे यक्स इक्वल टू क्या है? यक्स इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे क्या है? एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। और जैसे जैसे अपन अंदर की तरफ चलेंगे वैसे वैसे, जैसे अगर अपन अंदर की तरफ चल रहे हैं तो द वैल्यू ऑफ एक्स विल इंक्रीज या डिक्रीज? जल्दी बोलो, द वैल्यू ऑफ एक्स विल इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज। तो जैसे जैसे अपन एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो अगर एसी सप्लाई है तो करंट की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज या डिक्रीज? करंट की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज या डिक्रीज? द वैल्यू ऑफ करंट विल डिक्रीज। जैसे जैसे अपन अंदर चलेंगे करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होते होते यक्स इज इक्वल टू डेल्टा पर करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/e टाइम्स ऑफ डेल्टा आई मैक्सिमम। ये ऐसी कुछ बात हुई थी हमारी कल। यक्स इक्वल टू डेल्टा पे हमारा जो करंट हो जाएगा दैट इज 1/e टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम। यस या नो? और ये जो डिस्टेंस है एक्स इक्वल टू डेल्टा, दिस इज नोन एज स्किन डेप्थ। बोलो हाँ या ना? दिस इज नोन एज स्किन डेप्थ। ठीक है, तो स्किन डेप्थ को अगर डिफाइन करना हो तो लिखो एक लाइन। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस up to where up to where current is effectively concentrated, current is effectively concentrated। मतलब जहाँ पे हमें एक करंट की ठीक ठाक वैल्यू मिले, मतलब उससे आगे जाने पर करंट की वैल्यू मिलेगी बट उतना ज़्यादा नहीं मिलेगी कि अपन उसे क्या कर सकें? कंसीडर कर सकें। यस या नो? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस अप टू वेयर करंट इज, करंट इज देखो दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या? या तो आपसे बोल दे करंट इज इफेक्टिवली कंसंट्रेटेड, और दूसरा क्या? करंट इज
1/E टाइम्स ऑफ आई मैक्सिमम, या तीसरा क्या बोल सकता है, 0.328 टाइम्स ऑफ आई मैक्सिमम। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में आ जाए, समझ में आएगा कि नहीं? बोलो यार। समझ में आया? ओके। उसके बाद हमें ये समझना पड़ेगा, मतलब कि अच्छा, इतनी बात हमें समझ में आ रही है कि स्किन इफेक्ट में आपका करंट कंसंट्रेशन, करंट कहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, आउटर सरफेस पे या इनर सरफेस पे? स्किन इफेक्ट में करंट कहाँ पे मिलेगा? आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे। और स्किन करंट आउटर सरफेस पे मिलने के लिए करंट का इफेक्टिव कंसंट्रेशन आउटर एरिया पे हो, इसके लिए स्किन डेप्थ शुड बी हाई या लो? वेरी गुड, इट शुड बी लो। बढ़िया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ? स्किन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्किन डेप्थ। जिसको नहीं समझ में आया पूछ सकता है, और अगर नहीं पूछना चाहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये लाइन याद कर सकते हो आप। बोलो यार, ये लाइन आप याद कर सकते हो? स्किन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ऑफ स्किन डेप्थ। ठीक है, दैट इज डेल्टा, दैट इज डेल्टा। ठीक है। अब अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फैक्टर्स जो कि स्किन इफेक्ट को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्किन इफेक्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्किन इफेक्ट। अब क्या मतलब है इसका? फैक्टर्स अफेक्टिंग स्किन इफेक्ट। अब इस चीज को समझने के लिए पहले हमें समझते हैं कि वो कौन कौन से पैरामीटर हैं जिस पे हमारा स्किन डेप्थ डिपेंड करता है। तो ये प्रैक्टिकली ये चीज आपको फिलहाल तो अभी याद करनी पड़ेगी। डेल डेप्थ, स्किन डेप्थ इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा म्यू इंटू कंडक्टिविटी, दैट इज सिग्मा, दैट इज सिग्मा। अब समझो जरा, इसको याद कर लो, या इसको नहीं याद कर सकते, थोड़ा सा और सिंपल फॉर्म में बात करें तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 अपॉन ओमेगा कैन बी रिटेन एज 2 पाई एफ इंटू परमेबिलिटी एंड इंटू सिग्मा। ये टू टू कैंसिल, बेसिकली डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन पाई एफ म्यू इंटू डेल्टा। अच्छा, एक बात समझो आप, अगर मैं ये बोलूं कि फ्लक्स लिंकेज बढ़ेगा, फ्लक्स लिंकेज, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, फ्लक्स लिंकेज इंक्रीज हो रहा है इनर सरफेस से, इनर पार्ट से, तो बताओ स्किन डेप्थ क्या होगी, हाई और लो? बोलो, स्किन डेप्थ क्या होगी, हाई या लो? तो समझ के बोलो। स्किन इफेक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, स्किन इफेक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं स्किन डेप्थ बोल रहा हूं। नहीं समझे?
फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा तो अपोजिशन ज़्यादा होगा, अपोजिशन ज़्यादा होगा तो इनर पार्ट पे कंसंट्रेशन, करंट कंसंट्रेशन घटेगा, और करंट कंसंट्रेशन घटना मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या होना, कम होना ना। समझ में आया? ठीक है, तो फ्लक्स लिंकेज मतलब ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू कम होगी। देखो मैं इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि फैक्टर्स आपको उस समय ऑन द स्पॉट याद आ जाए। अब फ्लक्स लिंकेज अगर देखा जाए तो किस पे डिपेंड करता है। अगर देखा जाए फ्लक्स लिंकेज तो किस पे डिपेंड करता है। क्या होता है फ्लक्स लिंकेज? दैट इज साई, दैट इज साई। अब देखो यार, अब ये जो फ्लक्स लिंकेज है, या फिर ऐसे समझो लाइक कि फ्लक्स लिंकेज दैट इज फाई, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यस या नो? फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बोलो। अगर फ्लक्स, अगर करंट ज़्यादा है एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। तो अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं करंट ज़्यादा है, और करंट ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा है। और अगर फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा है तो बताओ स्किन डेप्थ क्या होगा, कम होगा या नहीं होगा? तो स्किन डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी एंड एंड इसका मतलब क्या हुआ? और साथ साथ में हमें ये भी याद रखना पड़ेगा, साथ साथ में हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि इसकी वजह से स्किन इफेक्ट क्या होगा। फ्लक्स लिंकेज इंक्रीज होने से स्किन इफेक्ट क्या होगा? इट विल इंक्रीज ना, यस या नो? इट विल इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा हुआ, फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है यार कि स्किन इफेक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। अब फ्लक्स लिंकेज किस पे फ्लक्स डिपेंड कर रहा है? कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है तो किस पे डिपेंड कर रहा है? अब फ्लक्स कटिंग क्या होता है? फ्लक्स कटिंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, बोलो हाँ या ना? अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो फ्लक्स लिंकेज या फ्लक्स कटिंग ज़्यादा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यस या नो? E इक्वल टू 4.44 एफ इंटू एन इंटू 5, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या फिर क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट? बिकॉज करंट, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स एंड फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ऐसे बोलूं हाँ या ना? यार करंट ज़्यादा होगा तभी तो फ्लक्स ज़्यादा होगा ना। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और फ्लक्स ज़्यादा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगा। और अब करंट कब ज़्यादा होगा? करंट तब ज़्यादा होगा जब जब कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, बोलो हाँ या ना? ठीक है यार। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा तीसरी चीज़, अब देखो हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, एंड फ्लक्स फ्लक्स इजीली फ्लो कब होगा? जब मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी होगी? फ्लक्स इजीली फ्लो कब होगा? जब मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी होगी? परमिबिलिटी, परमिबिलिटी। जैसे करंट के फ्लो का सपोर्ट कौन करता है? कंडक्टिविटी। उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो का सपोर्ट कौन करता है? परमिबिलिटी ना, म्यू। समझ में आया? और हमें साथ साथ में इसके साथ ये पता है कि अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा हुआ तो फ्लक्स कटिंग ज़्यादा हो, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा हुआ तो अपोज ज़्यादा होगा, अपोज ज़्यादा होगा
तो स्किन इफेक्ट क्या होगा? स्किन इफेक्ट क्या होगा? बोलो यार। इंक्रीज। स्किन इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्किन इफेक्ट। अब देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे स्किन इफेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट इज आंसर? इंक्रीज या डिक्रीज? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या फर्क पड़ेगा? स्किन इफेक्ट विल इंक्रीज। ठीक है। मटेरियल की कंडक्टिविटी बढ़ाने से स्किन इफेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? दैट विल आल्सो इंक्रीज। अरे बस समझ में। और लाइक की परमिबिलिटी, परमिबिलिटी परमिबिलिटी बढ़ाने से, मटेरियल की परमिबिलिटी बढ़ाने से भी स्किन इफेक्ट क्या होगा? इट विल इंक्रीज। अगेन, क्या हमें सारी बातें क्लियर हैं? ठीक है। अब इस चीज को अगर आप इतना दिमाग नहीं लगाना चाह रहे हो कि चीजें आपको लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? आप ये फॉर्मूला याद रख लो। डेल्टा इक्वल टू 1/πf म्यू डेल्टा, एंड दैट इज, और हमें पता है कि स्किन डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्किन इफेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया? स्किन इफेक्ट is directly proportional to frequency, directly proportional to mu, directly proportional to conductivity। सुना है नहीं है? नोट पॉइंट। बताओ स्किन इफेक्ट मैक्सिमम किस में होगा? स्किन इफेक्ट मैक्सिमम किस में होगा? ऑप्शन ए। चलो ए या फिर ऐसे, चलो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। स्किन इफेक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब आपका कंडक्टर क्या होगा? आइडियल। कंडक्टर क्या होगा? आइडियल। मतलब समझ में आ रहा है कुछ? हमें पता है डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। बोलो हाँ या ना। अंडर रूट में है बट ऐसे समझ लो। तो अगर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमने क्या कर दी? इनफाइनाइट। कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या कर दी? कंडक्टर आइडियल। आइडियल कंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी होती है? इनफाइनाइट ना। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू इनफाइनाइट कर दी, तो स्किन डेप्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। स्किन डेप्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। तो स्किन डेप्थ जीरो मतलब क्या? मैक्सिमम स्किन इफेक्ट या मिनिमम स्किन इफेक्ट? मैक्सिमम। ठीक है ना। डेल, तो इसका मतलब स्किन इफेक्ट इज मैक्सिमम। है किसी को कोई समस्या? ठीक है। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि किसमें स्किन इफेक्ट ज्यादा होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में या कंडक्टर में? बोलो। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में या कंडक्टर में? कंडक्टर में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज लाइक एन इंसुलेटर, और इंसुलेटर के लिए कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है? लो। और कंडक्टिविटी की वैल्यू अगर लो है तो स्किन डेप्थ क्या होगा? ज़्यादा। और स्किन डेप्थ ज़्यादा है मतलब स्किन इफेक्ट क्या होगा? कम। अच्छा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूँ ना? किसी को भी घटा दे रहा हूँ, किसी को भी बढ़ा दे रहा हूँ? ऐसे खुद से नहीं बढ़ा रहा हूँ, जो हमने पढ़ा हुआ है उसी हिसाब से बढ़ा रहा हूँ ना। ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो स्किन इफेक्ट होता है रिलेटिवली क्या होता है? कम।
अगर कोई बोले कि मैग्नेटिक मटेरियल में ज़्यादा, मैग्नेटिक मटेरियल में, मैग्नेटिक मटेरियल और इलेक्ट्रिक मटेरियल ज़्यादा स्किन इफेक्ट किस में होगा, मैग्नेटिक मटेरियल में या इलेक्ट्रिक मटेरियल में? बोलो, मैग्नेटिक मटेरियल में, इलेक्ट्रिक मटेरियल में? वेरी गुड, मैग्नेटिक मटेरियल में। क्यों? क्योंकि उसकी क्या ज़्यादा होगी, परमिबिलिटी, यस या नो? क्योंकि उसकी क्या ज़्यादा होगी, परमिबिलिटी, एंड परमिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्किन इफेक्ट। समझ में आया? डन, ओके। अब जैसे मान लो मैं बोला हूँ कि डीसी सप्लाई के लिए, मान लो किसी कंडक्टर में डीसी का सप्लाई है। अब उस डीसी सप्लाई पे आप मुझे पता है क्या क्या बताओ, डीसी सप्लाई पे आप मुझे ना क्या क्या बताओगे, डेल्टा बताओ, मतलब स्किन डेप्थ बताओ, उसके बाद और क्या बताओगे, स्किन इफेक्ट बताओ, और फ्रिक्वेंसी, तीनों बताओ। चलो, डीसी सप्लाई के लिए बोलो, डीसी सप्लाई के लिए स्किन इफेक्ट। चलो, फ्रिक्वेंसी जीरो, फ्रिक्वेंसी जीरो, और डेल्टा, डेल्टा इज इनफाइनाइट, 1/πf कंडक्टिविटी एंड परमिबिलिटी। बोलो हाँ या ना? तो अगर फ्रिक्वेंसी जीरो तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, और डेल्टा की वैल्यू इनफाइनाइट, तो इसका मतलब स्किन इफेक्ट इज मैक्सिमम और मिनिमम, स्किन इफेक्ट इज मिनिमम, स्किन इफेक्ट इज मिनिमम। ठीक है, बढ़िया। तो ये जो स्किन इफेक्ट मतलब या फिर ऐसे समझो, गुड इवनिंग यार, अगर डेल्टा की वैल्यू इनफाइनाइट है तो समझ जाओ कि थ्रू आउट द कंडक्टर करंट इज यूनिफॉर्म। अगर डेल्टा की वैल्यू इनफाइनाइट है समझ जाओ करंट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंडक्टर, थ्रू आउट द कंडक्टर। और ये किसके साथ पॉसिबल है, सिर्फ डीसी सप्लाई के साथ। ये किसके साथ पॉसिबल है, डीसी सप्लाई के साथ। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि कॉपर में ज्यादा स्किन इफेक्ट होगा या एल्यूमिनियम में, बोलो, कॉपर में ज्यादा होगा या एल्यूमिनियम में? वेरी गुड। तो कॉपर हैज मोर स्किन इफेक्ट देन एल्यूमिनियम। ये लाइन सबको याद रहेगी, क्यों? रीजन बताओगे, रीजन बताओगे? कॉपर हैज मोर स्किन इफेक्ट देन एल्यूमिनियम बिकॉज कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज greater than conductivity of aluminium, yes or no? And skin effect is directly proportional to conductivity. डन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ स्किन इफेक्ट ज्यादा कब होगा, मशीन में या ट्रांसमिशन लाइन में? मशीन में या ट्रांसमिशन लाइन में स्किन इफेक्ट ज्यादा कब देखने को मिलेगा? वेरी गुड, कहाँ पे? मशीन में। क्यों? क्योंकि मशीन में जो वायर्स होते हैं किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं, जबकि ट्रांसमिशन लाइन में जो वायर होते हैं किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं। हाँ या ना? ठीक है,
क्या हमें स्किन इफेक्ट का पूरा मतलब समझ में आ गया? अब बताओ कुछ बच रहा है तो। कोई ऐसा पॉइंट जिसको हमने मेंशन नहीं करा है, अब अगर आपके नॉलेज में है कुछ तो आप आज़ाद हो। यहाँ चले आओ। अब देखो, अगर बात करें टेम्परेचर की, अगर बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, देखो डायरेक्टली कोई रिलेशन तो है नहीं। अब इसको इनडायरेक्ट तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। तो एल्यूमिनियम इज व्हाट? कंडक्टर। एल्युमिनियम इज व्हाट? कंडक्टर। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होएगा? इंक्रीज होएगा। क्यों? कंडक्टर का टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है? पॉजिटिव। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है? पॉजिटिव। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि करंट विल डिक्रीज? समझो नहीं? करंट क्या होगा? डिक्रीज। करंट डिक्रीज होगा तो फाई क्या होगा? डिक्रीज। और फाई डिक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगा? डिक्रीज। और इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर डिक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं स्किन इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। ठीक है यार? तो टेम्परेचर बढ़ाने से स्किन इफेक्ट कम होगा। वैसे तो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इस पैटर्न पे अपन समझ सकते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। तो अगर टेम्परेचर के इफेक्ट हो, बाकी हमने फ्रिक्वेंसी देख लिया, कंडक्टिविटी देख लिया और परमेबिलिटी देख लिया, वो सारी चीज़ें ना। ये बात कर रहे थे अपन स्किन इफेक्ट। डन। ओके। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में बात चल रहा है, रेजिस्टेंस के बारे में बात चल रहा है, तो यहीं पे अब थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। अब रेजिस्टेंस किसका होगा? रेजिस्टेंस किसका होगा? कंडक्टर्स का। रेजिस्टेंस किसका होगा? कंडक्टर का। तो यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ कंडक्टर। टाइप्स ऑफ कंडक्टर अगला लिखेंगे। टाइप्स ऑफ, हमारा याद रखना ट्रांसमिशन लाइन में हमने चार पैरामीटर लेके चले हैं, आर एल सी और जी। अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो क्या चल रहा है? किसमें चल रहा है? बोलो यार। अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा है किसमें चल रहा है? आर में। ठीक है ना? सारा चीज, सारा पिक्चर क्लियर रखना, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो क्या है हमारा टाइप्स ऑफ कंडक्टर? क्या हमारा टाइप्स ऑफ कंडक्टर? तो अब टाइप्स ऑफ कंडक्टर में मैं थोड़ा सा डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके। तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर की बात करें तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंडक्टर देखो कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं? टोटल आप ये समझ लीजिए कि 5 हैं आपके ना। 5 हैं। कौन कौन? सबसे पहले सॉलिड कंडक्टर। सबसे पहले क्या है आपका?
सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर इज ऑल्सो नोन एज सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर। लिखते चलते हैं, सॉलिड कंडक्टर या फिर सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर। ठीक है, ओके। सेकेंड वन, सेकेंड वन सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर। सेकेंड वन, सेकेंड वन क्या है? हॉलो कंडक्टर। क्या आपका? हॉलो कंडक्टर। हॉलो कंडक्टर दिख रहा है आपको? देख पा रहे हो ना आप? देखो यहाँ पे बीच का मटेरियल गायब है। ठीक है, दिस इज हॉलो कंडक्टर। ओके। तीसरा क्या आपका? स्ट्रैंडेड कंडक्टर। स्ट्रैंडेड कंडक्टर, स्ट्रैंडेड मतलब एक ही मटेरियल के, लाइक की टूट एक पतले पतले से बेसिकली स्ट्रैंड, इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रैंडेड कंडक्टर। इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रैंडेड कंडक्टर। समझ पा रहे हो? सब लोग इमेजिन कर पा रहे हो ना? क्योंकि अभी बहुत सारी बातें करेंगे अपन, इसलिए पूरा एकदम उस पे लेके चलो, एक ऐसे नहीं कि हवा में बातें चल रही हैं। स्ट्रैंडेड कंडक्टर, देन कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर। कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर मतलब एक होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर और एक होता है कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर। ठीक है, अब देखो, अभी जो स्टैंडर्ड कंडक्टर है इसी के टाइप्स होते हैं। स्टैंडर्ड कंडक्टर मतलब सारे एक ही मटेरियल से मिलके बने होंगे। बहुत ध्यान समझना, सारे एक ही मटेरियल से मिलके बने होंगे। तो इसमें बोलते हैं क्या? ए ए सी मतलब ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। समझ में आ रही क्या बात? बोलो यार। ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, सारे के सारे एक ही मटेरियल से मिलके बने होंगे। सारे के सारे एक ही मटेरियल से मिलके बने होंगे। कंपोजिट मतलब बने हों मतलब स्ट्रैंड तो हैं, जैसे आप ऐसे समझो, जैसे मान लो ए है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप क्या बोलोगे? स्ट्रैंडेड। इसको आप क्या बोलोगे? स्ट्रैंडेड। और स्ट्रैंडेड कंडक्टर में भी देखो, स्टैंडर्ड कंडक्टर अगर सारे एक मटेरियल के बने हैं तो इसको अपन क्या सारे और सारे एल्यूमिनियम के ही बने हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, AAC। समझ में आया क्या? ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, AAC। अब इसी में से अगर मैंने एक कंडक्टर को किसका बना दिया? स्टील का, या फिर स्टील का, और बाकी को किसका बना दिया? एल्यूमीनियम का। तो उसको क्या बोलेंगे? अभी अभी सिंगल मतलब एक ही मटेरियल है, दो मटेरियल है? सिंगल है या कंपोजिशन है? सिंगल है या कंपोजिशन है? दैट इज कंपोजिशन। इसलिए अपन क्या बोलते हैं? कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर। कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर। और कंपोजिट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ACSR। ACSR मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील
reinforced। और इसको लिख लेना ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। समझ में आया क्या? तो ये कितने टाइप के हो गए? सॉलिड कंडक्टर, होलो कंडक्टर, स्टैंडर्ड कंडक्टर, कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर, और एक और होता है आपका क्या? बंडल्ड कंडक्टर। क्या होता है आपका? बंडल्ड कंडक्टर, बंडल्ड कंडक्टर। समझ में आया यार? अब देखो, यहाँ पे यहाँ पे एक टर्म और है आपका ए ए सी, ट्रिपल ए सी। जैसे ये मैंने बता दिया, ये बता दिया। स्टैंडर्ड के ही टाइप कौन कौन है? एक तो ए हो गया स्टैंडर्ड का ए सी, और कंपोजिट स्टैंडर्ड का हो गया ए सी एस आर। अब यहाँ पे एक वर्ड है ए ट्रिपल ए सी, कोई फुल फॉर्म बताएगा? ट्रिपल ए सी, देखो ए सी का क्या है? ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। ट्रिपल ए सी का बताओ जरा, क्या हो जाएगा? ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर्स। ठीक है, ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर, ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर्स। ठीक है, ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर्स। तो ये बेसिकली किसके बने होते हैं? अगर एल्यूमिनियम का बना है तो AAC, अगर एल्यूमिनियम के अलॉय से बना हुआ है तो क्या बोलेंगे? ट्रिपल ए सी। क्या हमें सारी बातें क्लियर हैं? स्टार्ट करें एक एक को लेकर के, एक एक को लेके स्टार्ट करें। तो द फर्स्ट कंडक्टर इज व्हाट? द फर्स्ट कंडक्टर इज व्हाट? सॉलिड कंडक्टर। ये वाला जो पोर्शन है पावर सिस्टम का ना, मतलब ये तो ऐसे कि बहुत ऐसा है कि जो आपको बार बार ना याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ईजी है और इंटरेस्टिंग भी है अगर आप इंटरेस्ट के साथ सुनते हो तो। सॉलिड आर सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर, सॉलिड आर सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर। सॉलिड आर सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर। सिंगल वायर से मिल के बना होगा, सिंगल वायर से मिल के बना होगा, मतलब और तो कुछ होगा नहीं। सिंपली क्या होगा? एक सिंपल सा सिंगल वायर। ठीक है, ओके। या फिर इसको लिख सकते हैं कि कंडक्टर हैज ओनली वन स्ट्रैंड, कंडक्टर हैज ओनली वन स्ट्रैंड। और जो वन स्ट्रैंड है सिंगल वायर या फिर वन स्ट्रैंड, और जो ये स्ट्रैंड है इसका जो शेप होता है कैसा होता है? एनीवन? शेप कैसा होता है? भी जो सिंगल वायर है शेप कैसा होता है? सिलिंड्रिकल। क्या होता है? सिलिंड्रिकल,
यार ऐसा ही होता है ना, टॉप व्यू तो आपको ऐसे ही दिखेगा ना, टॉप व्यू तो आपको ऐसे ही दिखेगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये होने वाला है कि जो कंडक्टर हैं सिलिंड्रिकल ही क्यों होते हैं? ट्रायंगुलर क्यों नहीं हो सकते या फिर रेक्टेंगुलर क्यों नहीं हो सकते? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जो वायर हैं वो सिर्फ़ सिलिंड्रिकल ही क्यों होते हैं? एनीवन? क्या एरिया? इन कॉर्नर मोर रेजिस्टेंस। एनीवन एल्स? इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई तो बता दो। हम वायर सिलिंड्रिकल ही क्यों यूज़ करते हैं? व्हाई नॉट रेक्टेंगुलर? व्हाई नॉट ट्रायंगुलर? चलो समझो अब। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है ना क्या पूछना चाह रहा हूँ मैं? क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है ना क्या पूछना चाह रहा हूँ मैं? चलिए, देखो एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली जैसे आप चाहे तो यहाँ पे टॉपिक डाल लेना, व्हाई सिलिंड्रिकल कंडक्टर, व्हाई सिलिंड्रिकल कंडक्टर। ओके, अब देखो, अगर सिलिंड्रिकल के अलावा कोई भी अदर शेप हुआ जैसे ए है, इस पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या हो जाएगा? हाई या लो? जल्दी बोलो। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट विल बिकम लो। ओके, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया लो हो गया तो इससे हमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बेसिकली कम है तो बेस बात है उसका जो डिस्टेंस होगा या जो रेडियस होगा वो भी कम होगा। ठीक है, तो अगर आर की वैल्यू कम हो रही है या फिर छोड़ो आप ऐसे समझो, क्रॉस सेक्शनल एरिया लो है तो करंट डेंसिटी J इक्वल टू आई अपॉन ए। करंट डेंसिटी क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो करंट डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। करंट डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आपका लो हुआ तो करंट डेंसिटी ज़्यादा होगा, और अगर करंट डेंसिटी ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ज़्यादा हुआ तो जो आपका एयर पार्टिकल के आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा, और एयर पार्टिकल के आयोनाइजेशन अगर ज़्यादा हुए बेसिकली कोरोना लॉस ज़्यादा होगा। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? तो सर्कुलर के अलावा अगर आप कोई भी शेप लोगे तो उसमें बेसिकली कोरोना लॉस ज़्यादा होने वाला है। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्योंकि एजेस पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इस कोरोना लॉस को मिनिमाइज करने के लिए अपन सिलिंड्रिकल ही लेते हैं। ठीक है, डन।
अब यहीं पे अभी मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ किसके किसके बीच में। ये तो चलो सिंगल कंडक्टर हो गया, ये तो आपका चलो सिंगल कंडक्टर हो गया। यहीं पे बात कर लेते हैं किसकी, हॉलो कंडक्टर की। दूसरा था ना हॉलो कंडक्टर। अच्छा एक बात और कि सॉलिड या सिंगल स्टैंडर्ड कंडक्टर में, सॉलिड या फिर सिंगल स्टैंडर्ड कंडक्टर में याद रखना क्या होता है, हाईएस्ट। इसकी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज बताओगे सॉलिड कंडक्टर का, एनीवन? एडवांटेज क्या है सॉलिड कंडक्टर का, एडवांटेज, एनीवन? वेरी गुड। मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज वेरी हाई। ओके। ड्रॉबैक, लेस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लेस कैसे होगा? हम्म, यार मटेरियल तो सेम ही है ना, तो एडवांटेज क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि इसमें कोरोना लॉस, बेसिकली सॉरी स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। स्किन इफेक्ट इज वेरी हाई। ठीक है, स्किन इफेक्ट इज वेरी हाई। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ये थोड़ा सा पॉइंट नहीं समझ में आया कि स्किन इफेक्ट हाई कैसे। एक बात बताओ, अगर आप सिंगल स्टैंड नहीं यूज कर रहे हो तो आप क्या यूज करोगे? बस, अगर सिंगल नहीं यूज कर रहे हो तो आप क्या यूज कर रहे हो, स्टैंडर्ड। सिंगल नहीं यूज कर रहे हो तो आप क्या यूज कर रहे हो, स्टैंडर्ड। और जब आप स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो, जो भी करंट भेजोगे, हर एक, जो भी करंट भेजोगे हर एक स्ट्रैंड से होके जाएगा। और इसमें बेसिकली आपका स्किन इफेक्ट तो होगा, बट कुछ इस तरीके से दिखेगा। बोलो हाँ या ना? कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? स्किन इफेक्ट तो होगा, बट कुछ हमें ऐसा दिखने वाला है। बट अगर यही अगर यही सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का, अगर यही सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या ले लेते अपन, सॉलिड कंडक्टर, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का सॉलिड कंडक्टर, इसमें देखो आपका जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा या जो करंट फ्लो होगा वो सिर्फ आउटर सरफेस पे होगा। तो अब इस दोनों सिचुएशन में बताओ, फर्स्ट और सेकंड में कहाँ पे स्किन इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड ना, मतलब सॉलिड ना, यस या नो? नहीं समझ में आया? देखो एक बात बताओ, अगर मैं बोला हूँ कि करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, स्किन इफेक्ट हाई या लो? बस ये बता दो। करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, लो बोलोगे ना? भाई साहब यहाँ वही तो हो रहा है, देखो बीच में से करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, देखो ध्यान से। समझ में आया?
ठीक है, ठीक है। बेसिकली सॉलिड कंडक्टर में आपका जो स्किन इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू स्ट्रैंडेड, इन कंपैरिजन टू स्ट्रैंडेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने जस्ट अभी बता दिया कि ताकि इस पॉइंट को मैं प्रूव कर सकूं कि व्हाट इज ड्रॉबैक, स्किन इफेक्ट इज वेरी हाई। ये सारी बातें किसके रिगार्डिंग होगी, हमारी सॉलिड कंडक्टर। नेक्स्ट आपका हॉलो कंडक्टर। हॉलो कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर। एक आप ऐसे समझो इस तरीके, ठीक है। ये जो है बेसिकली क्या है, हॉलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये आपका हॉलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको साइड में मैं रखता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो हॉलो कंडक्टर, अब अब यहाँ पे ये जो हॉलो कंडक्टर है, ये जो हॉलो कंडक्टर है, देखिए ये आपका सॉलिड, ये आपका एयर होगा और ये आपका पूरा ही क्या है, सॉलिड। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे दोनों के बीच में कंपैरिजन ही कर लेता हूँ ना, ठीक है। हॉलो कंडक्टर को दिखाने के लिए देखिए बेस्ट क्या है कि एक कंपैरिजन कर लेता हूँ, हॉलो कंडक्टर एंड सॉलिड कंडक्टर। तो सॉलिड कंडक्टर है तो इसका जो रेडियस होएगा कितना होएगा, सॉलिड कंडक्टर का रेडियस कितना होएगा, दैट इज इक्वल टू आर। बट अगर मैं यहीं पे बात करूँ कि हॉलो कंडक्टर का जो रेडियस होएगा, इफेक्टिव रेडियस, हॉलो इफेक्ट, हॉलो कंडक्टर का जो इफेक्टिव रेडियस है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। लाइक ये आप मान लीजिए क्या, दिस इज़ R2, दिस इज़ R2 एंड दिस इज़ R1, दिस इज़ R2 एंड दिस इज़ R1, ठीक है? ये R2 और ये R1, ये आपका सॉलिड और ये आपका हॉलो, ठीक है? ओके। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि दोनों में सेम करंट फ्लो कराना है, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। दोनों में सेम करंट फ्लो कराना है, सेम करंट भी फ्लो कराना है और सेम करंट डेंसिटी भी रखनी है। मतलब आई सॉलिड शुड बी इक्वल टू आई हॉलो स्फीयर, और जे इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए, आई अपॉन ए, या फिर आई इक्वल टू क्या हो जाता है, जे इंटू ए। तो जे इंटू ए, व्हाट इज ए, पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज ए, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज ए, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे बात करें व्हाट इज ए, तो देखो अभी एरिया क्या है, टोटल एरिया क्या है, ये जो बड़ा वाला एरिया है लाइक कि पाई आर टू का होल स्क्वायर माइनस पाई आर वन का होल स्क्वायर। पहले बताओ ये लाइन सबको क्लियर है या नहीं। मैं कुछ कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूँ अभी। ये जो मैंने आपके सामने कैलकुलेशन करी है, क्या ये बात क्लियर है, क्योंकि करंट डेंसिटी जे इक्वल टू आई अपॉन ए या आई इक्वल टू जे इंटू ए, जे इंटू ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालते हैं अपन, पाई आर स्क्वायर, लाइक पाई आर स्क्वायर, पाई आर टू स्क्वायर, पाई आर वन स्क्वायर। ओके, यहाँ से जे आपका मान लीजिए हमने कर दिया कैंसिल। तो अब और इसके साथ में पाई भी आपका कर दिया कैंसिल। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर टू, देखो समझो जरा,
ए आर स्क्वायर इक्वल टू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर। R2 क्या है? एक्सटर्नल। R2 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। R2 क्या है? R एक्सटर्नल। R1 क्या है? R इंटरनल। तो आप मुझे बस एक्सप्रेशन देखो और मुझे ये बताओ कि जो अगर सेम करंट फ्लो कराने के लिए, बहुत ध्यान समझना, सेम करंट फ्लो कराने के लिए, सेम करंट डेंसिटी रखने के लिए हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा या इफेक्टिव रेडियस होगा, किसका ज़्यादा होगा, हॉलो का या सॉलिड का? बस यही बताना है, जल्दी बोलो, हॉलो का या सॉलिड का? नहीं सर, बोलो यार, कोई तो बोलो। देखो क्वेश्चन ये है कि देखो, दो अलग अलग कंडक्टर थे, एक सॉलिड था, एक हॉलो था, दोनों का रेडियस सेम नहीं है, रेडियस सेम नहीं है, वो वेरिएबल है। मुझे दोनों में सेम करंट फ्लो कराना है, 10 एम्पियर इसमें, 10 एम्पियर इसमें। दोनों में करंट डेंसिटी सेम रखनी है, किसी की ज्यादा नहीं, किसी की कम नहीं। तो आप मुझे ये बताओ कि सेम करंट डेंसिटी रखने के लिए, सेम करंट फ्लो कराने के लिए किसका रेडियस ज्यादा होगा, हॉलो का या सॉलिड का? डेरिवेशन आपके सामने है, डेरिवेशन आपके सामने है। चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो कि एक एक ना कोई चलो एक कोई मिठाई है, स्वीट, ठीक है, ठीक है, कोई मिठाई है, लड्डू ले लो यार, ठीक है। अब एक पूरा सॉलिड लड्डू है, ठीक है, हाँ बेसन को लड्डू बना लो अपनी सांत्वना के। तो एक सिंपल एक लड्डू है सपोज, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक मतलब रेडियस पे कोई बाउंडेशन नहीं है, रेडियस पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। दो पर्सन मतलब एक वो हो, एक आप हो, एक आपका दूसरा दोस्त है, ठीक है। और दोनों लोग को बोल दिया जाता है कि और दोनों लोग को इक्वल भूख लगी है और कैपेबिलिटी भी खाने की इक्वल ही है, ठीक है। ऐसे समझ के रखो। तो मैं बोलूँ कि दोनों लोग को सेम पेट भरने के लिए, और एक लड्डू सॉलिड है और एक लड्डू क्या है आपका, हॉलो है, अंदर से खाली है, ठीक है ना। तो अब बताओ, सेम अमाउंट या फिर सेम पेट भरने के लिए बेसिकली किसका रेडियस ज़्यादा रखना पड़ेगा, हॉलो का या सॉलिड का? किसका रेडियस ज़्यादा रखना पड़ेगा? लाइक पेट इक्वल भरे, मतलब ऐसा नहीं कि लाइक किस कोई भूखा रह जाए। समझ में आ गया? बस वही बात यहाँ पे चल रही है। लड्डू वाली बात बड़ी जल्दी समझ में आ गई तुम्हें, कंडक्टर समझ में नहीं आ रहा था। ओके, चलो ठीक है, खा लेना, कभी साथ चलना, खा लेना। अब देखो, तो कहने का मतलब ये क्या है कि जो अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट और सेम करंट डेंसिटी आपको, सेम अमाउंट ऑफ करंट और सेम करंट डेंसिटी, सेम अमाउंट ऑफ करंट और सेम करंट डेंसिटी अगर रखना है, अगर रखना है, तो आपको हॉलो स्फीयर की जो रेडियस होगी वो क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है, ज़्यादा
रखनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, वही चीज़ यहाँ पे मैंने डेरिवेशन के थ्रू प्रूव करी है। ये क्या है? आर किसका रेडियस है? सॉलिड का। आर किसका रेडियस है? सॉलिड का। और आर टू किसका रेडियस है? हॉलो का। देखो, आर टू किसका रेडियस है? हॉलो का। तो आप ध्यान से देखो, तो आर टू इज, अगर इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो मतलब आर टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर ना? बोलो हाँ या ना? आर टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर ना? जैसे नो। तो लाइक डेरिवेशन से भी आप ये बात समझ सकते हो, और वहां से तो आप समझ ही गए। ठीक है, खैर। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रेडियस फॉर द सेम अमाउंट ऑफ करंट डेंसिटी फॉर द सेम करंट, रेडियस किसका ज्यादा है? हॉलो का या सॉलिड का? हॉलो का। ठीक है, ग्रेटर देन सॉलिड, ग्रेटर देन सॉलिड। तो अब बताओ, इस कोरोना लॉस किस में ज्यादा होने वाला है? कोरोना लॉस किस में ज्यादा होने वाला है? वेरी गुड, सॉलिड में। क्योंकि क्योंकि रेडियस ज्यादा, तो कोरोना लॉस क्या होगा? कम। ये बात हमने पहले ही डिसाइड कर रखी है ना रेडियस से। कोरोना लॉस लेस इन केस ऑफ हॉलो, कोरोना लॉस ज्यादा इन केस ऑफ सॉलिड। डन। तो इस मामले में देखो, इसका मतलब विच वन इज प्रेफरेबल, विच वन इज प्रेफरेबल, हॉलो या सॉलिड? विच वन इज प्रेफरेबल, हॉलो और सॉलिड? हॉलो। बट द प्रॉब्लम इज, ये तो एडवांटेज में आ गया, ये तो एडवांटेज में आ गया, बट द प्रॉब्लम इज क्या? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो तो हॉलो कंडक्टर इज, हॉलो कंडक्टर इज हैज लेस मैकेनिकल, लेस मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर, एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर। hollow conductor has less mechanical strength as compared to solid conductor। अब यहाँ पे फिर क्या हम कहीं यूज नहीं करते हैं? नहीं, जहाँ पे हमें लाइक कि कहाँ यूज करते हैं? एनीवन बताएगा कोई? बस बार पे। कहाँ पे? बस बार पे। तो लिखो, hollow conductor आर यूज टू कंस्ट्रक्ट बस बार hollow conductor are used to construct bus bar where multiple transmission lines are connected। Hollow conductor are used to construct bus bar where multiple transmission line connected। अच्छा, किसी को ये बात प्रॉब्लम तो नहीं कर रही कि सर रेडियस ज़्यादा हो गया तो उसका कोरोना लॉस कैसे कम हो गया? एनीवन? किसी को ये बात प्रॉब्लम तो नहीं कर रही, मतलब समझना चाह रहा है फिर से? चलिए, ठीक है, अच्छी बात।
इफेक्टिव रेडियस ज़्यादा होता है हॉलो कंडक्टर का, ये बात याद रखना। अच्छा, अभी अभी थोड़ी देर के लिए अब अगर मैं आपको ये बोल दूँ, देखो अभी इंडक्टेंस की बात करें, इंडक्टेंस इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एल एन डी बाई आर। अभी बस इतना समझो, अभी फॉर्मूला देखो, मतलब आर डैश या आर जो भी, चलो बस इतना समझो जरा। मतलब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, बस ये बता दो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब अगर अगर रेडियस की वैल्यू ज़्यादा है तो इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? अगर रेडियस की वैल्यू ज़्यादा है तो इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ठीक है? इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अब अगर इंडक्टेंस की वैल्यू कम है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडक्टेंस ऑफ सॉलिड एंड इंडक्टेंस ऑफ हॉलो में इंडक्टेंस किसका ज़्यादा होगा? बोलो, हॉलो का या सॉलिड का? किसका ज़्यादा होगा? किसका ज़्यादा होगा? वेरी गुड। क्योंकि सॉलिड का जो रेडियस था वो क्या था? रेडियस ऑफ हॉलो इज हाई एंड रेडियस ऑफ सॉलिड इज लो। तो इसका मतलब इंडक्टेंस सॉलिड का ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर इंडक्टेंस ज़्यादा है, ठीक कर रहा हूँ ना यार, हॉलो का, हाँ ठीक है, इंडक्टेंस कम, और इंडक्टेंस अगर कम है तो कहीं ना कहीं जो एक्सेल होता है, एक्सेल मतलब ओमेगा इंटू एल, किसका ज़्यादा होगा? सॉलिड का? बोलो हाँ या ना। ठीक है? तो अगर आपको थोड़ी देर पहले याद हो तो मैंने एक पावर लिखवाया था, और पावर का फॉर्मूला पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी दैट इज इक्वल टू ई भी अपॉन एक्स एल इंटू साइन डेल्टा। बोलो हाँ या ना। ई भी अपॉन एक्स एल इंटू साइन डेल्टा। आ रही बात समझ में? तो इस सिचुएशन में एक बात बताओ, इस सिचुएशन में एक बात बताओ कि अगर एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा है तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या होगी? कम। एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा है तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कम होगी। तो मतलब पी मैक्सिमम कौन ज़्यादा पावर ट्रांसफर कर पाएगा, हॉलो या सॉलिड? तो समझ के आंसर देना, किसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी? वेरी गुड। तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ hollow is greater than power transfer capability than solid। समझ में आया? अब ये सारी चीजें हम सिर्फ एक पॉइंट से रिलेट कर पा रहे हैं, और वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट सिर्फ इतना था कि रेडियस ऑफ हॉलो इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सॉलिड। बस उसी पॉइंट से सारी बातें अपन रिलेट कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। उसके अलावा कुछ लिया ही नहीं मैंने ना, अभी उसके अलावा तो कुछ ले ही नहीं रहा। अरे, तो हमें यहाँ अच्छा एक बात और, लेकिन अभी कैपेसिटेंस की बात करी तो सॉरी, इंडक्टेंस की बात करी तो कैपेसिटेंस की बात कर लेता हूँ। कैपेसिटेंस क्या होता है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन डी बाई आर। तो अब ये आप क्या देख पा रहे हो? कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस? बोलो, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस? डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि अगर ए वाला जो डिनोमिनेटर में है, ये एकदम टॉप पे चला जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है? कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो अगर मैं बोलूँ कैपेसिटेंस किसका ज़्यादा होगा, हॉलो का या फिर सॉलिड का? बोलो, किसका ज़्यादा होने वाला है? किसका? वेरी गुड। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे यार ना, ऐसे, और ये सारी बातें आप रट नहीं सकते। याद रखना, ये सारी बातें आप रट नहीं सकते। कितना ही रट लोगे? 15-20 तो यहीं हो गए तुम्हारे सामने। ठीक है ना? इसलिए जिस तरीके से कोशिश करी जा रही है, उसी तरीके से चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करते जाओ, लिखते जाओ अच्छे से। जितने अच्छे नोट्स होंगे, उतने ज़्यादा
ये सॉलिड और हॉलो, ये दोनों क्लियर हो गए हमें? सॉलिड कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर दोनों क्लियर हो गए? तीसरा क्या था याद करो? तीसरा क्या था? इंडक्टेंस में पावर वाला लाइन लॉगरिथमिक होता है ना यार, लॉग। जैसे लॉग होता है ना, वैसे ही एलन होता है। जैसे लॉग पे बेस 10 होता है और एलन पे बेस ई होता है। ठीक है? ये अभी बात करेंगे ना, मतलब ये कहाँ से आ रहा है, सारी बातें करेंगे ना। ठीक है दिलीप? इंडक्टेंस के पावर वाला बता दो। ओके, ये फॉर्मूला याद है दीपांशु? ये फॉर्मूला ऐसा मतलब जस्ट कहाँ से आया था ये बाद में देखेंगे, अभी बताओ ऐसा कुछ याद है? पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इज ई भी अपॉन एक्स इंटू साइन डेल्टा। ठीक है? तो एल एक्सएल डोमिनेटिंग होता है। तो क्या मैं ये समझ सकते हो कि एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा हो, जिसकी एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा, अगर पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज़्यादा उसकी होगी, जिसकी एक्सएल की वैल्यू क्या होगा? कम। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी जिसकी एक्सएल की वैल्यू क्या होगी? कम। अब एक्सएल की वैल्यू कम किसके लिए होगी? अभी हमने देखो, यही फार्मूला देखा हमने, कहाँ गया वो, कि यल की वैल्यू ज़्यादा उसके लिए होगी जिसकी आर की वैल्यू क्या होगी? कम। और आर की वैल्यू ज़्यादा जिसके लिए होगी उसकी एल की वैल्यू क्या होगी? कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब बताओ रेडियस किसका ज़्यादा था दीपांशु? रेडियस किसका ज़्यादा था? रेडियस किसका ज़्यादा था? हॉलो का। तो उसका जो इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा? कम। इंडक्टेंस क्या होगा? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इंडक्टेंस क्या होगा? कम। और इंडक्टेंस कम होगा तो एक्सएल भी क्या होगा? कम। और एक्सएल कम होगा तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। क्लियर हुआ? इज रेडियस ना। अब स्टैंडर्ड कंडक्टर बेसिकली क्या करते हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ स्ट्रैंड लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसको ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक है? ट्विस्टेड। तो उसी को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कंडक्टर। मतलब ढेर सारे स्टैंड्स लिया और उसको ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट कर दिया, समझ में आ रहा है ना? देखो, ये सारा क्या किया हुआ है? ट्विस्ट ही किया हुआ है, एकदम वर्टिकल नहीं है, ये घुमाया हुआ है ना। ठीक है। हम्म। और ये यूज क्यों किया जाता है? तो अभी आप बताओ, जब हमने इसको देखा था, इसमें स्किन इफेक्ट ज़्यादा था या कम था? स्टैंडर्ड कंडक्टर्स में इन कंपैरिजन टू सॉलिड स्किन इफेक्ट ज़्यादा था कम था? कम था। तो इट इज यूज्ड टू रिड्यूस स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट घटाना क्यों है बताओगे ज़रा? जा तो रहा है करंट, जा तो रहा है करंट। स्किन इफेक्ट से प्रॉब्लम क्या है हमें? एनीवन? नहीं, कोरोना से क्या? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है? यार, करंट जाना चाहिए, चाहे इक्वली जाए चाहे अलग जाए। करंट बस जाना चाहिए ना, पूरा एरिया यूज हो जाए। क्यों, क्या ज़रूरत है पूरा एरिया यूज करने की? हाँ, एक्चुअल में क्या होगा? अगर रजिस्टेंस अगर स्किन इफेक्ट होगा तो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? अगर स्किन इफेक्ट हुआ तो रिफ्रैक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? डिक्रीज। और रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज। और रेजिस्टेंस जो इंक्रीज होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा,
वी आर इक्वल टू आई इंटू आर। अब समझ में आया स्किन इफेक्ट क्यों घटाते हैं, क्यों हटाते हैं? तो वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, ताकि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है? रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए अपन क्या करते हैं, स्किन इफेक्ट को कम करने की, मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। खैर, अब यहाँ पे देखो 2 टाइप के स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स होते हैं। जैसे अगर स्ट्रैंडेड की बात करें ना, स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स, तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर 2 टाइप का होता है, एक होमोजेनियस, एक नॉन होमोजेनियस। एक आपका होमोजेनियस और एक आपका नॉन होमोजेनियस, ठीक है? एक होमोजेनियस और एक आपका नॉन होमोजेनियस। अब होमोजेनियस में 2 चीज़ें, 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या-क्या? एक तो सारा मटेरियल, सारे स्ट्रैंड किसके होने चाहिए? सेम मटेरियल के होने चाहिए, सेम मटेरियल के। और दूसरा, सबका जो डायमीटर है ना, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ में आया? बोला, समझ में आया नहीं? जैसे देखो, अभी मान लो ये क्या है? ये आपको क्या लग रहा है? होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस? ये क्या लग रहा है आपको? दिस इज होमोजेनियस। सारा एक ही मटेरियल का बना हुआ है और सबका डायमीटर क्या है? सेम है। अब दूसरा कंडीशन, यही जो बीच वाला है, इसका रेडियस मैंने कर दिया छोटा-सा। इन दोनों में से किसी का भी वाइलेशन हो जाए, ठीक है ना? इन दोनों में से हुँ, तो देखिए अगर बीच वाले कोई दूसरा मटेरियल ले लिया, कोई दूसरा मटेरियल उठा लिया और बीच वाला जो रेडियस है ना, उसको छोटा कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? नॉन होमोजेनियस। समझ में आया यार? इसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन होमोजेनियस। मतलब 2 अलग-अलग मटेरियल का बना देंगे, डिफरेंट मटेरियल, और जो रेडियस है वो भी अलग हो जाए, तो बेसिकली क्या बोलेंगे? नॉन होमोजेनियस। समझ में आया? डायमीटर इज़ डिफरेंट। डन? बट हमारे सिलेबस में याद रखना, हमारे सिलेबस में हमें जो बेसिकली हमारे सिलेबस में है, आप ऐसे समझ लो कि जितने भी अपन ये वाला केस लेंगे, कि अपन एल्युमिनियम और स्टील डालेंगे, बट हर एक केस में अपन एक एज्यूम करेंगे कि तीनों का डायमीटर क्या है? सेम। समझ में आया नहीं? मतलब हम इस केस पे बात करेंगे, डिफरेंट मटेरियल और डायमीटर इज सेम। समझ में आया कि नहीं यार? या फिर ऐसे समझो, नॉन होमोजीनियस में 2 पॉसिबिलिटी, नॉन होमोजीनियस में 2 पॉसिबिलिटी।
सेम मटेरियल, सॉरी, डिफरेंट मटेरियल और डिफरेंट मटेरियल और डिफरेंट, बट डिफरेंट मटेरियल बट सेम डायमीटर, और डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट डायमीटर। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। तो हमें बेसिकली कौन-कौन सा पढ़ना है? हमें एक ए वाला पढ़ना है होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस का ए वाला केस, डिफरेंट मटेरियल एंड सेम डायमीटर। क्लियर हुआ? बोलो यार। क्लियर हुआ? ठीक है। तो जो होमोजेनियस है, ए इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा? ए, ए, सी या फिर ट्रिपल ए, सी। और ये जो नॉन होमोजेनियस का ए वाला केस है, इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा? मतलब देखो, ऐसा नहीं कि एसीएसआर में जो स्टील होता है उसका रेडियस इससे ज़्यादा होता है, मतलब सॉरी, इसके इक्वल होता है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली जो स्टील है ना, उसका जो रेडियस होता है दैट इज़ रिलेटिवली लेस इन कंपेयर टू एल्यूमीनियम। बट अगर उसे अपन कंसीडर करेंगे ना कैलकुलेशन के लिए या एग्ज़ाम के लिए, तो हमारे साथ बहुत कॉम्प्लिकेशन आने वाली हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम दोनों का रेडियस सेम ले लेते हैं। इस बात को सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं यार? प्रैक्टिकली एल्यूमीनियम और मतलब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली कैसा होता है? ये जो रेड वाला है, इसका डायमीटर क्या होता है? कम होता है। क्योंकि एक लेयर नहीं होता ना, 4-5 लेयर होता है। समझ पा रहे हो? तो ये अंदर वाला क्या है? बेसिकली ये क्या है? स्टील है। ये क्या है आपका? स्टील है। और ये क्या है? एल्यूमीनियम। ये थ्योरेटिकल केस है या प्रैक्टिकल केस? थ्योरेटिकल केस या प्रैक्टिकल केस? दिस इज प्रैक्टिकल केस। दिस इज प्रैक्टिकल केस। ठीक है? तो थ्योरेटिकल केस क्या है? जो हमें पढ़ना है, जो हमें पढ़ना है, वो क्या है? वो देख लो। ये हमें पढ़ना है। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। ये हमें पढ़ना है, दिस इज थ्योरेटिकल केस। मतलब हम मटेरियल भी डिफरेंट लेंगे, बट डायमीटर सबका सेम लेंगे। क्लियर हुआ यार? क्योंकि हम जितने भी फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे ना, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स निकालने के लिए, लेयर निकालने के लिए, डायमीटर निकालने के लिए, सब के सब वैलिड तभी होंगे जब सारे स्ट्रैंड का डायमीटर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है? खैर, तो एग्ज़ाम्पल क्या हुआ? एग्ज़ाम्पल क्या हुआ स्टैंडर्ड होमोजेनियस का? एएसी, ऑल एल्यूमीनियम कंडक्टर, ऑल एल्यूमीनियम कंडक्टर। ठीक है? ऑल एल्यूमीनियम कंडक्टर। अब जैसे देखो, यही एग्ज़ाम्पल ले लो आप, यही एग्ज़ाम्पल ले लो। अब इसमें देखो, अब ये चीज़ आप ऑब्ज़र्व कर लो, यही होगा, कैलकुलेशन में भी यही होगा। क्या? कि अगर कोई एक स्ट्रैंड है, अगर कोई एक स्ट्रैंड है, तो यहाँ पर मतलब एक इसमें कितने लेयर हैं? पहले ये बताओ, कितने लेयर हैं इसमें? बोलो,
कितने लेयर हैं? 2। और कितने आपके क्या बोलते हैं कि अच्छा, अगर मैं ये पूछूँ कि स्ट्रैंडेड कंडक्टर में इन कंपैरिजन टू सॉलिड कोरोना लॉस ज़्यादा होगा, कम होगा? स्ट्रैंडेड में इन कंपैरिजन टू सॉलिड, बोलो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ मैं? कोरोना लॉस कोरोना लॉस किसमें ज़्यादा होगा? स्ट्रैंडेड में या सॉलिड में? स्ट्रैंडेड या सॉलिड? देखो, अगर आप ऐसे समझो, चलो अभी आपको यहीं पे यहीं की यहीं समझ में आ जाएगा आपको, शायद ये डायग्राम देखकर ही। देखो, आप बताओ कि नॉन यूनिफॉर्म सरफेस किसमें है? सॉलिड में या स्ट्रैंडेड में? नॉन यूनिफॉर्म सरफेस किसमें है? सॉलिड में या स्ट्रैंडेड में? स्ट्रैंडेड में। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, जैसे कि हमने बताए थे, एक जो ट्रायंगुलर था, तो ट्रायंगुलर में भी क्या हुआ था? नॉन यूनिफॉर्म, मतलब इस पॉइंट पे जैसे यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे बेसिकली क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसके कंपैरिजन में एरिया क्या है? कम है ना, इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बेसिकली एरिया कम हुआ तो करंट डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, या फिर इर्रेगुलर सॉलिड कंडक्टर मतलब एजेस पे बेसिकली क्या हो जाएगा? एयर का आयोनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप सिंपल समझो, जैसे हमने इस ट्रायंगुलर की बात करी थी, ट्रायंगुलर कंडक्टर की बात करी थी, तो यहाँ पे इर्रेगुलर सरफेस हुआ था ना ये, तो कुछ वैसा ही यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है ना यार? बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है ना। अगर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है तो समझ जाओ कि कोरोना लॉस ज़्यादा होने वाला है। ठीक है? कोरोना लॉस किस में ज़्यादा होगा? स्ट्रैंडेड में या सॉलिड में? तो आंसर इज स्ट्रैंडेड में। स्किन इफेक्ट किस में ज़्यादा होगा? सॉलिड में या स्ट्रैंडेड में? स्किन इफेक्ट सॉलिड में। ठीक है? यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे। स्टैंडर्ड कंडक्टर हैज नॉन यूनिफॉर्म सरफेस। स्टैंडर्ड कंडक्टर हैज नॉन यूनिफॉर्म surface as compared to solid conductor. Standard conductor has non-uniform surface as compared to solid conductor. Standard conductor has non-uniform surface as compared to solid conductor. So at edges, at edges, corona loss increases. At edges, वहाँ पे आप दिखा देना ना ऐसे थोड़ा सा डायग्राम बना करके कि ये जो एजेस है ना, इन पॉइंट्स पे बेसिकली क्या होगा? इन पॉइंट्स पे बेसिकली क्या होगा? कोरोना लॉस ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है इसके कंपैरिजन में। ठीक है? डन?
और दूसरा दूसरा पॉइंट और लिख लो तो वो स्किन इफेक्ट वाला या रेजिस्टेंस वाला। सिंस करंट फ्लोज थ्रू मोर एरिया, लिखो नेक्स्ट लाइन। सिंस करंट फ्लोज थ्रू मोर एरिया इन स्ट्रैंडेड, since current flows through more area in stranded conductor, since current flows through more area in stranded conductor as compared to solid conductor, as compared to solid conductor, so resistance for AC supply is reduced, resistance for AC supply is reduced। डायरेक्टली यही बोलना चाह रहा है, डायरेक्टली solid conductor, so resistance for AC supply is reduced। जैसे R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो रेजिस्टेंस कम होगा और उसी में एक लाइन लिखो, रेजिस्टेंस फॉर एसी सप्लाई इज रिड्यूस्ड एंड स्किन इफेक्ट इज लेस, स्किन इफेक्ट इज लेस इन स्टैंडर्ड, सॉरी, हाँ ठीक है, स्किन इफेक्ट इज लेस इन स्टैंडर्ड कंडक्टर, स्किन इफेक्ट इज लेस इन स्टैंडर्ड कंडक्टर। ठीक है यार। तो अगर अगर मान लीजिए, जैसे मैं एक कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं, कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड एंड स्ट्रैंडेड बताओ, बताते चलो आप, जो भी आपको लगे लिखना चाहिए लिख लो, अगर आपको लगता है लिखा हुआ है तो रहने देना। सबसे पहला पॉइंट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है, बोलते जाओ बस। मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है, सॉलिड की, ठीक है, सॉलिड की मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई, सॉलिड की हाई और इसकी लो। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, स्किन इफेक्ट, फ्लेक्सिबल कौन ज़्यादा होता है, फ्लेक्सिबल ज़्यादा कौन होता है, फ्लेक्सिबल, वेरी गुड। स्ट्रैंडेड, फ्लेक्सिबल कौन ज़्यादा होता है, स्ट्रैंडेड ज़्यादा, मतलब ठीक है ना। ओके, तीसरा, स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट किसमें ज़्यादा, सॉलिड में ज़्यादा, ठीक है। ओके, कोरोना लॉस किसमें, स्टैंडर्ड में। इसको तरीके से लिख लेना ताकि आपको बाद में, तो मैंने उसके बाद स्पाइरलिंग इफेक्ट किसमें होता है, स्पाइरलिंग इफेक्ट, जिसे मोड़ते हैं ना, स्पाइरल समझते हो ना, स्पाइरलिंग इफेक्ट किसमें होता है, स्टैंडर्ड में। स्पाइरलिंग इफेक्ट किसमें होता है, स्टैंडर्ड में। तो ड्यू टू स्पाइरलिंग इफेक्ट लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर इज लार्जर देन लेंथ ऑफ सॉलिड कंडक्टर। कुछ समझ में आया यार। एक आप ऐसे समझो ना, एक मान लो चार ऐसे सिंपल से फ्लेक्सिबल कुछ ऑब्जेक्ट है, अगर उसको घुमा दोगे तो उसका जो एक्चुअल लेंथ है दैट विल इंक्रीज या डिक्रीज, ऐसे घुमा दो आप, हैं? अरे मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे चार हैं, ऐसे घुमा दो, इसको ऐसे मोड़ दो बेसिकली, तो क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज ना यार,
ठीक है, नहीं समझ में आया। अरे यार, ये चार इस तरीके से मान लो कोई स्ट्रैंड है, चार स्ट्रैंड है, चार स्ट्रैंड है। अब इन चारों स्ट्रैंड को बचपन में झूला नहीं झूला कभी? बचपन में झूला झूला है? और ये वहीं पे खुद रोटेट किया हुआ है कि नहीं कभी? एक ही जगह खड़े होके, मतलब अब इसको अगर आप इस तरीके से बनाने की कोशिश करोगे, ले लो पट्टा धोने एग्जाम्पल अच्छा है, सुन लो। यार सिंपल कपड़ा भी बोल सकते हैं यार, कोई पैंट शर्ट भी बोल सकते हैं। तो वही है यार, अगर उसे कपड़े को जब आप मोड़ोगे ना, कपड़े को जब, नहीं नहीं सही बात है, सही बात है। तो कपड़े को जब मोड़ोगे ना, तो बेसिकली क्या होगा, उसका लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ रहे हो? इसी तरीके से, इसी तरीके से जब ये चार स्टैंड को लेके आप स्पायरलिंग करोगे ना, स्पायरलिंग, उसकी वजह से क्या होगा, लेंथ घट, यार छोड़ो, ये जो बाइंडिंग देखते हो ना, ये जो बाइंडिंग देखते हो इसमें स्पायरलिंग की गई है, इसको खींचोगे क्या होगा, खींचने पे क्या होगा, ये लेंथ ज्यादा होगा ना। इसका मतलब लेंथ ज्यादा था, जब उसको स्पायरलिंग करी गई तो लेंथ क्या हुआ, डिक्रीज, हाँ या ना? बहुत ज्यादा मतलब उल्टा करो, लाइक स्पायरलिंग है, इसको खींच के बड़ा कर दो, फिर से इसको स्पायरलिंग करो, तो वो जो लेंथ इंक्रीज हुआ तो फिर से डिक्रीज हो जाएगी। इससे समझ में आ गया होगा, जो स्पायरल होता है कॉपी का। ठीक है, तो उस तरीके से स्पायरलिंग से जो हमारा इफेक्टिव लेंथ होता है ना, दैट विल डिक्रीज। नहीं नहीं, क्यों एरिया, क्यों एरिया से क्या मतलब है? यार ये चार रस्सियां हैं, इनको आपस में मोड़ दो, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप इसको मोड़ोगे ना, बस इतना बचेगा, कुछ इस तरीके से समझो आप, थोड़ा सा लेंथ घट जाएगा इन कंपैरिजन टू सॉलिड, बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। बस इतनी सी बात समझनी है कि अगर सॉलिड होगा तो लेंथ इतना होगा, और अगर आप इसने इसको स्पायरलिंग कर दी, घुमा दिया, तो लेंथ थोड़ा सा बेसिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज, इतना लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज, बस इतनी सी बात समझो, और ज़्यादा कुछ नहीं समझना है यहाँ से, एरिया वरिया के बारे में बात नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है, फिर अभी हमने दो इसके बारे में भी बात कर ली है, सॉलिड स्टैंडर्ड। अब अपन कल बात करेंगे कंपोजिट स्टैंडर्ड।